उदित जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ अर्पिता जी। हाँ, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं। आपने कहा ईडी और सीबीआई जांच कर ले, तो ईडी और सीबीआई पर भरोसा है क्या आपको? जांच होगी भी तो आप कहेंगे लीजिए ये तो इन्हीं के ईडी सीबीआई है, फर्जी जांच चल रही है। करे, अरे करे तो एक बार नहीं, हम तो जेपीसी से मांग कर रहे हैं। हाँ। नहीं ना, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई से भी नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा सर? मुझे उसका इतिहास बता दीजिए, उसका इतिहास बता दीजिए सर, जिसकी डिमांड आप कर रहे हैं। खैर चलिए, चर्चा हमारी डिटेल हो जाएगी। एक्शन हुआ है, ठीक है, चलिए। कई जेपीसी से देखिए, जेपीसी में कई एक्शन हुआ, लैंड एक्विजिशन हुआ, कई मामले। ठीक है सर, मैं चर्चा क्योंकि डिटेल हो जाएगी, अब जेपीसी और अडानी के मुद्दे पर चली जाएगी। एक बार छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगी। आप बड़े सवाल ज्यादातर जेपीसी में रिजल्ट आए हैं। ठीक सर, समझ गए। प्रेम शुक्ला जी वो एक बड़ा सवाल उठा रहे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ है, अभी तक चर्चा में शामिल नहीं कर पाए। छोटे से सवाल के उत्तर के बाद मैं और सबका रुख करूंगी। मुझे आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जितने दिन सरकार रही, आप पहले भी भ्रष्टाचार की बात कहते रहे, बीच में भी भ्रष्टाचार की बात करते रहे, चुनाव सर पर होते तो भी आप भ्रष्टाचार की बात करते, कार्रवाई कितने ऊपर कर दी आपने? और फिर सजा याफ्ता की ही बात कीजिएगा, आरोप की बात मत कर दीजिएगा, सिर्फ जांच की बात मत कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि जांच को तो कहते हैं आप परेशान कर रहे हैं उन्हें, ईडी और सीबीआई से डरा रहे हैं आप उन्हें। हाँ नहीं, देखिए उनको तत्काल कोर्ट रिलीफ देता है। इस देश में जो है न्याय तंत्र है। सजा याफ्ता इन्होंने छगन भुजबल का, छगन भुजबल कभी सजा याफ्ता नहीं रहे, तो ये झूठ कैसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। एक झूठ ये सामने है। दूसरी चीज नारायण राणे का इन्होंने जेल नहीं काट के आए हैं, जेल काट के आए हैं। राणे पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कुडाल में थे, देख फिर देखो बीच में बोलने लगे ये। श्रीधर नाईक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की श्रीवर्धन में हत्या हो गई। उस हत्याकांड में नारायण राणे अभियुक्त थे और कांग्रेस ने नारायण राणे को पार्टी में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में नारायण राणे आए हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन जब वो कांग्रेस ने मंत्री बनाया तब वो श्रीधर नाईक मर्डर केस में एक्यूज थे, और जब उनको शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनाया था तब वो श्रीधर नाईक मर्डर केस के एक्यूज थे। तो ये लोग कैसे जो है अभियुक्तों को, हत्याकांड के अभियुक्त को जो है ये बनाते हैं मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उनको क्लीन चिट मिलती है तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेती है। ये अंतर है। और सजा याफ्ता में शिबू सोरेन का मैंने उदाहरण दिया, मर्डर केस में कन्विक्ट होने के बाद उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंत्री बना लिया। समझ गए सर, यहाँ पे रिपीटिशन में हो रहा है। आप बता चुके हैं कि उनके कितने नेता जिन पर ये आरोप लगे, मैं समझ गई। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपकी सरकार आने के बाद कितने लोगों पर आप तो आरोप लगाते रहे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस भ्रष्टाचार, अभी प्रधानमंत्री ने भी देखिए कह दिया कि लूट की दुकान है, झूठ का बाजार है। कहाँ कितना लूट हुआ, डालिए ना उनको जेल में। कितने विधायक, कितने नेता, कितने चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष के नेता कितने जेल में गए सर, बताइए जरा। जी गए ना, पी चिदम्बरम जेल गए ना, उनका परिवार जेल में गया, ये सबके सामने है। वित्त मंत्री जो सबसे नंबर 2 हुआ करते थे वो जेल में गए। सोनिया गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी सजा याफ्ता हो चुके हैं। मोतीलाल वोरा बेचारे जो है बेल पर रहते हुए स्वर्गीय हो गए। ऑस्कर फर्नांडिस बेल पर रहते हुए स्वर्गीय हो गए। शशि थरूर बेल पर हैं। तो इनके तमाम लोग, अब बेल की जो सुविधा हमारे संवैधानिक प्रणाली ने दी है वो हम कैसे छीन लेंगे? तो जो लोग बेल में हैं वो बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में उसी का जिक्र किया कि लालू जी के पास तो ये लोग इसीलिए गए थे कि जो जेल का अनुभव है। जल्दी मैं एक रिएक्शन तीनों और मेहमानों से भी ले लेती हूँ। सर आपके साथ शुरुआत करती हूँ, राजकुमार भाटी। नहीं, आपने शुरुआत की अपनी डिबेट की नारे से, कि नारा दिया पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इस बार मोहम्मद की दुकान का नारा है। तो अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार को एक नारे में बदल दिया है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करके उसका लाभ, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कार्रवाई बिल्कुल करना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार से मुक्त करने का मोदी जी का कोई इरादा नहीं है, कोई उनके पास सिस्टम नहीं है, वो केवल उनका भाषण है। और मोदी जी के भाषण आजकल इतने खोखले होते हैं कि लोग उन पर हंस सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में यही भाषण दे रहे थे। एनसीपी देश की सबसे नंबर करप्ट पार्टी है, नंबर 1 करप्ट पार्टी है। छत्तीसगढ़ में गए तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। जिस पार्टी के खिलाफ उन्हें बोलना होता है वो पार्टी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए देश को सिस्टम क्या बनाया है? आपने कोई योजना बनाई है? जब मोदी जी सत्ता में आए थे, सबसे पहला भाषण उनका 2014 का अगर आप याद करें अर्पिता जी, उन्होंने कहा था कि चुनावी चंदा सारे राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ है।
और हम भी मानते हैं कि ये सही बात है, चुनावी चंदा उसकी जड़ है, उसमें पारदर्शिता लेकर आएंगे। लेकिन कैसी पारदर्शिता लेकर आए? एक ऐसा सिस्टम ले आए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिसमें न देने वाली पार्टी का नाम पता होता है न लेने वाली पार्टी का नाम पता होता है। तो भ्रष्टाचार को तो आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछे, मैं उसे दोहराना ठीक नहीं है, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों को आप पानी पी पी के कोस रहे हैं, 2 दिन पहले आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं अजीत पवार चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, उन्हें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला रहे हैं। यह कौन सी आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? आप केवल नारा देना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। इस देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि जो मोदी जी बोलते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। चाहे काले धन का मसला हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त करने का हो, जो भी आपने नारे दिए और जो भी आपने भाषण दिए, आपका आचरण उसके विपरीत है। ठीक, आनंद दुबे आपका भी रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। इन सारे सवाल जो आपकी तरफ इशारे कर रहे हैं उन पर जवाब दीजिएगा। आनंद जी। अर्पिता आर्या जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए विडम्बना देखिए कि 9 साल कार्यकाल को हो गए, न भारतीय जनता पार्टी और न भारत के प्रधानमंत्री जी के पास कोई उल्लेख करने के लिए काम नहीं है कि हमने देश में काम किया, बल्कि उन्होंने एक नया नारा लगाया, चाहे भोपाल हो चाहे बीकानेर हो, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार इस देश में हो गया है, जिसमें से 70,000 करोड़ स्पेशल एनसीपी के नेताओं ने नाम लेकर कहा वो उन्होंने किया है। परिवारवाद पर सीधा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी, उनके बेटे वैभव गहलोत परिवारवाद है। तो मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बताइए कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जी का परिवारवाद आपको नहीं दिखा था? जो अजीत पवार जी और छगन भुजबल जी और प्रफुल्ल पटेल जी पर आप आरोप लगाते थे कि ईडी और सीबीआई के केसेस इन पर चल रहे हैं, ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आज वो आपके सरकार में मंत्री बन गए हैं। दरअसल ये मामला ये है कि जब से कर्नाटक में हारे हैं, जब से इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में सजी है, तब से ये बेचैन हो गए हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि तेलंगाना जाना है तो वहां की सरकार को कोसना है, छत्तीसगढ़ जाना है तो वहां की सरकार को कोसना है, राजस्थान जाना है तो वहां की सरकार को कोसना है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस अशोक गहलोत पर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर अशोक गहलोत कल इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, यही नरेंद्र मोदी जी अपने बगल में बिठाकर उनकी तारीफ करेंगे। तो स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप जब आपके साथ व्यक्ति होता है तो दूध का धुला होता है, और जैसे ही आपके दूर होता है, विपक्ष में होता है, वो बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा जहर साबित होता है। एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारे महाराष्ट्र में 7 दिन से ज्यादा हो गए अर्पिता जी, सरकार के मंत्रिमंडल की शपथ हुए, अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। कौन मंत्री पालक मंत्री बनेगा नहीं पता। तो ये राज्य सरकार जो है सत्ता के लिए है क्या? नितिन गडकरी जी सही बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, इससे जनता परेशान है, त्रस्त है, ये बंद होना चाहिए। अब नितिन गडकरी जी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, ये तो हम नहीं कह रहे। तो देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है कि आप किस प्रकार से राज्य के लिए, सत्ता के लिए लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमला प्रस्तुत करते हैं और अंततः वो सब बेकार निकलता है। ठीक है, जरा एक छोटा सा रिएक्शन विशाल जी से भी ले लूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। इन सारे सवालों पर आप जवाब दीजिएगा विशाल जी, क्योंकि देखिए ये जो स्लोगन है, ये जो कथनी है, ये बहुत असर चुनाव में कई बार आपको लगता है कर जाती हैं। और ये जो कथनी और करनी को लेकर राजनेताओं पर आरोप लगते हैं कि हर बार आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, परिवारवाद का मुद्दा हो, ऐलान हो, चुनावी घोषणा पत्र में हो, या वादे हो, या अपने शब्दों के साथ जो नेता कहे जाते हैं, आपको लगता है इन सबका फर्क पड़ता है, या फिर सब बातें केवल जुमलों के तौर पर, कथनी के तौर पर कह दीजिए, करनी में इसमें कोई चीजें दिखेंगी नहीं, आपको कुछ होगा नहीं? देखिए अर्पिता जी, फर्क पड़ता है, लेकिन तब जब कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, नीति और नियत में किसी भी प्रकार का खोट ना हो। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर अमृतकाल में जब भारत प्रवेश कर रहा था, तो आजादी 15 अगस्त की तारीख को लाल किले की प्राचीर से क्या घोषणाएं की थी, पंचप्रण लिए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पहला कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और दूसरा परिवारवाद को खिलाफ एक मुहिम, परिवारवाद को समाप्त करने की बात। अब मुझे आप बताइए, कथनी और करनी में क्या अंतर है? कहीं अंतर दिख रहा? यूपीए सरकार की कार्यकाल में मात्र 4,156 करोड़ रुपए छापेमारी में ईडी ने जमा किए थे।
वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, इन 8 सालों में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। अंतर स्पष्ट है। यही नहीं, केस तो देखिए आप, यूपीए के कार्यकाल में महज 1867 केस थे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3555 केस हैं। यही नहीं, यूपीए सरकार के कार्यकाल में केवल 112 छापा मारा गया था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2974 छापे मारे गए। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता दीजिए कितने विपक्षी नेता हैं, क्योंकि तो आरोप लगाते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अर्पिता जी, मैं कहता हूं ईडी की छापा हमारे आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ गया? क्यों टारगेट किया जाएगा? सांच को आंच क्या? न्यायपालिका है ना, अगर गलत हो रहा है तो न्यायपालिका जाइए। लेकिन आप तथ्यों को कैसे नकार देंगे? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2019-20 और 2020-21 में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ा है। ये डाटा है ना, ये राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डाटा है ना, एनसीडी का डाटा है कि 2020 के मुकाबले 2021 में 40% भ्रष्टाचार बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डाटा है ना। आप तथ्यों को कैसे नकार देंगे? और जब परिवारवाद की बात होती है तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ये परिवारवाद की बात कहां दिखती है? परिवारवाद का मतलब ये लोग देखते हैं कि नेता का बेटा नेता नहीं, जब स्थापित हो जाता है कि नहीं इसी परिवार का व्यक्ति ही अगला नेता बनेगा, वो परिवारवाद होता है। अध्यापक का बेटा अध्यापक बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, तो क्या परिवारवाद? दीजिए विशाल जी, जब ये राजनेता, एक सेकंड आप, ठीक है, मुझे जरा ये समझाइए, जो चुनावी मंच जब सजता है, रैलियां होती हैं, तमाम नेता जाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी वो जो 15 लाख आने की बात, काले धन की बात, बहुत सारी बात जिसको लेकर वो घेरे भी जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि ऐसी बात उन्होंने कही, ये सिर्फ जुमला है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए मंच पर, रैलियों पर, जहां पर आप ऐसे कोई बात कह दीजिए और बाद में सरकार में आने पर उन पर कोई अमल ना किया जाए? नहीं अर्पिता जी, वही तो मैं कह रहा हूं, जुमला कहां है? जब जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा किया हुआ है, जिन लोगों ने इलीगल तरीके से धन इकट्ठा किया, उनकी संपत्ति अर्जित की जा रही है, अटैच की जा रही है, तो उसमें जुमला क्या है? जुमला लेकिन तब होता है जब 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा जाता है कि हम 30 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 30 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? को लाने की बात हो रही थी, अकाउंट में 15 लाख लाने की बात हो रही थी, 4 लाख लगभग लोगों के आसपास। नहीं तो आप मुझे बताइए, जो लोग धन संपत्ति फ्रॉड तरीके से, इलीगल तरीके से लेकर माइग्रेट किए, आज उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं कि नहीं की जा रही? ईडी जो छापे मार रही है, वो छापे क्यों मार रही है? नंबर आपके अकाउंट में आए क्या सर? 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख? सर मेरे तो नहीं आए, आपके आए क्या? क्या अकाउंट में कोई पैसे आए क्या सर? 15 लाख आने वाले? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अभी प्रेम शुक्ला जी बता रहे थे, आप मुझे बताइए 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, मतलब आप मुझे बताइए, और आज तक उसी गरीबी हटने कितने? ठीक है, यानी वही मैं कह रही हूँ ना सर, आप कह रहे हैं देखिए जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपने ये बात कही, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि हर नेता कई बार ऐसा कुछ कह जाता है जो हकीकत नहीं बन पाता है, ये भी स्वीकारना होगा सर। शायद ये राजनीति में चलती हुई परंपरा है और इस पर सवाल क्या ही उठाएं। ठीक है सर, समझ गए। अर्पिता जी, ठीक है, आनंद जी, ठीक है। अर्पिता जी, विशाल जी आप कह रहे हैं कि ईडी संपत्ति जब्त करती है, काला धन पकड़ती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हम भी बोल रहे हैं, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलानी चाहिए। लेकिन 70 से ज्यादा नेता हमारे महाराष्ट्र में हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रनिंग केसेस चल रहे हैं। आप जरा इस पर प्रकाश डालेंगे कि वो लोग जेल कब जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के यदि आप साथ हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में बैठेंगे, तत्काल प्रभाव से आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। जैसे ही कोर्ट में आप जाएंगे, क्योंकि आपको बेल मिलना है, आप बेल लेके बाहर आ जाएंगे। तो ये जो दोहरी राजनीति आप अभी समझा रहे थे बड़े प्रेम से कि नहीं नहीं भाई वो पकड़ रहे हैं, लोगों को टाइट कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उन सबको, जो उनसे दूर है उनको भी और जो उनके नजदीक है उनको भी, ये कार्रवाई कब करेंगे आदरणीय मोदी जी और कब करेगी भारतीय जनता पार्टी? इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? इसका उत्तर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ कर देता हूं। आप मुझे बताइए, ये मुझे पहले समझाइए, किसी भी चीज का उत्तर प्रश्न पूछ के कैसे दिया जा सकता है? आपकी सरकार थी सर, उत्तर तो उत्तर है, उत्तर को प्रश्न में मत बदलिए।
मेरा भी एक सवाल है की होगी धन संपत्ति आ रही हो, attach मुझे आ रही हो। होगा